नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया पर हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। आपका स्वागत है आप सबों के इस विशेष कार्यक्रम में। आप सबों का इसलिए क्योंकि आपका भरपूर समर्थन हमारे इस कार्यक्रम को मिल रहा है। हर दिन की तरह ही हम आपको एक बार फिर देश दुनिया के चुनिंदा बड़ी खबरों की तह तक ले जाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम आपसे विस्तार से चर्चा करते हुए आपको उस खबर के हर पहलुओं से रूबरू कराएं। आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्र नेपाल दौरे की। आखिर क्या कुछ संदेश इस मन से प्रधानमंत्री ने देने की दुनिया को कोशिश की है? क्या इस दौरे से ड्रैगन के नेपाल में बढ़ते वर्चस्व पर कोई रोक लग पाएगी? चीन के साथ नेपाल के जो रिश्ते लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या उसमें कोई बदलाव आएगा? इन सारे पहलुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आखिर मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने क्यों अभी से सक्रियता बढ़ा दी है। अभी तो काफ़ी वक्त है। क्या कुछ मास्टर प्लान बनाया है बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए? इसके बाद हम चलेंगे वाराणसी, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अदालत में सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को रखी जानी है। इन सबके बीच 2 दिनों के सर्वे में आखिर क्या कुछ खबरें इस परिसर से आ रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे देश में जारी रिकॉर्ड गर्मी की। कई स्थानों पर तापमान 48 डिग्री के पार पहुंचकर नया कीर्तिमान बना रहा है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, आज का हमारा पहला मुद्दा है पीएम मोदी का नेपाल दौरे से संबंधित। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं, सारी दुनिया की निगाहें दौरे पर टिकी होती हैं। हाल ही में यूरोपीय देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री के कई कूटनीतिक कामयाबी हासिल की, काफ़ी कुछ संकेत दिया उस दौरे से। और अब भारत के पड़ोसी मुल्क और दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। नेपाल पर हमारी विशेष नज़र इसलिए रहती है क्योंकि ड्रैगन यानी चीन की लगातार नेपाल में दखलंदाजी की वजह से ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अपने देश के लिए। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद यानी 2014 के बाद ये माना जा रहा था कि भारत का नेपाल से संबंध बेहतर होगा, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ओली और उनकी सरकार ने भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने से उलट काम किया। दोनों देशों के बीच रिश्ते प्रगाढ़ क्या होते, जो रिश्ते सदियों से बने हुए थे, उसमें भी एक दरार आने लगी। लगातार खबरें सुर्खियों में रही कि आखिर नेपाल के साथ क्यों भारत का रिश्ता लगातार बिगड़ रहा है। ओली सरकार की विदेश नीति भारत से नज़दीकी बढ़ाने की बजाय चीन से करीबी रिश्ता कायम करने में ज़्यादा रही। ओली ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले चीन के साथ व्यापार और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दरवाज़ा खोल दिया। यानी अब नेपाल का बाजार जो था चीन के लिए आसानी से सुलभ हो गया। ओली ने नेपाल की भारत पर निर्भरता कम करने के नाम पर चीन के साथ कई समझौते कर डाले, जो यहाँ अपने देश में लगातार चर्चा का विषय रहा। विरोधी दल लगातार इस बात को लेकर के मोदी सरकार को घेरते रहे कि आखिर नेपाल के साथ जब पिछले कई सालों से, कई सदियों से एक बेहतर रिश्ता है, तो इस सरकार के आते ही ये रिश्ता क्यों दूसरा रूप ले रहा है। ओली सरकार की गतिविधियां ऐसे रही कि लगातार ये लगने लगा कि भारत के साथ रिश्तों में खटास आ रही है और चीन के साथ नेपाल का झुकाव साफ तौर पर दिख रहा है। नेपाल के लोगों से सदियों से भारत के साथ बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। बेटी रोटी इसलिए कि राम जानकी को लेकर के एक अद्भुत कहा जा सकता है कि एक संबंध कायम है भारत और नेपाल के बीच सदियों से। इस रिश्ते पर ओली ने यह कहकर सबको चौंका दिया था उस वक्त, आपको याद होगा, जिसको लेकर के काफ़ी बवाला मचा था, काफ़ी विवाद हुआ था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ है। इसके अलावा एक और विवादित बयान
बहुत चर्चा में रहा, जिससे भारत नेपाल के रिश्ते पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे पूरी दुनिया में। वो बयान ये था कि भारत का वायरस चीन या इटली के वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली का ये बयान जैसे ही आया, ऐसा लगने लगा कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र और भारत के रिश्तों में कहीं न कहीं एक खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। एक खटास आ रही है, एक दरार पैदा हो रहा है। बात चलो इतने तक रहती तो चलो मान भी लिया जाता कि सियासी दल हर देश के अपने अलग अलग विचारधारा के होते हैं। हो सकता है कि इस विचारधारा के तहत इस तरह के बयान आते हों, लेकिन जब ओली सरकार ने ही नेपाल का एक नया मानचित्र जारी कर दिया। ये वो दौर था जिसको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, जिसमें भारत का जो हिस्सा है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धारा, ये नेपाल का हिस्सा बता दिया गया। ओली सरकार का ही ये कारनामा था। हालांकि उस वक्त भारत की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया गया था। माना यह जा रहा था कि ओली सरकार में जो कुछ हो रहा था उसके पीछे चीन का हाथ है। दरअसल चीन लगातार नेपाल में घुसपैठ के फिराक में था। यह स्ट्रैटेजिक लोकेशन ही ऐसा है कि चीन के लिए काफ़ी सहूलियत था भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए। नेपाल के भारत से सटे भूभाग पर विभिन्न परियोजनाओं के जरिए या दूसरे कूटनीतिक चाल के जरिए वहाँ पर अपना दबदबा बनाए। अब नेपाल में सत्ता बदल चुकी है और शेर बहादुर देउबा अब देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देउबा की नीति हमेशा से भारत की पक्षधर रही है। बदले हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा काफ़ी कुछ संबंध सुधारने की कूटनीति के तहत देखा जा रहा है। हर तरफ चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या पीएम मोदी के इस दौरे से नेपाल भारत के पुराने संबंध एक बार फिर कायम हो पाएंगे। कोशिश तो यही की जा रही है। लुम्बिनी जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और भाईचारगी के साथ नेपाल से संबंध सुधारने की कवायद को एक नया आयाम देने की कोशिश की है। जानकारों की माने तो इस दौरे से नेपाल को लेकर चीन की सोच में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चीन को एक बड़ा झटका लग सकता है पीएम मोदी के इस मुहिम से। दरअसल भारत के लिए देउबा का प्रधानमंत्री बनना भी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक माकूल माहौल के रूप में देखा जा रहा है। देउबा हमेशा से भारत के समर्थक रहे हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं आपको बता भी रहा हूँ। ऐसे में उम्मीद है कि इस संबंध को मजबूती जरूर मिलेगी। देउबा पिछले महीने वाराणसी आकर काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर चुके हैं। वो तस्वीर भी आपने देखा होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ रहे वाराणसी दौरे में। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नेपाल के पुराने रिश्तों और भारत की ओर से नेपाल के विकास में किए गए सहयोग को दोहराकर एक बेहतर संबंध की जमकर वकालत की है। चीन को नेपाल में जवाब देने के लिए ही भारत करीब 1 अरब रुपए की लागत से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज बनाने जा रहा है। इसकी बुनियाद भी आज पीएम मोदी ने रख दी है। भारत के इस पहल से चीन की उस परियोजना को थोड़ा झटका लग सकता है जिसमें चीन लुम्बिनी तक रेलवे लाइन बिछाने के फिराक में है। कुछ जानकारों का तो यह भी मानना है कि लुम्बिनी जाने से भारत नेपाल के राजनीतिक रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, बौद्ध कूटनीति से एशिया को भी एक सूत्र में बांधने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार भारत को मिल पाएगा। दरअसल दुनिया की बड़ी बौद्ध आबादी चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में रहती है। इसलिए भारत बौद्ध कूटनीति से एशिया को एकता के सूत्र में बांध सकता है। फिलहाल पहले देउबा का वाराणसी आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब नेपाल जाना, कहा जा सकता है कि चीन की सरदर्दी बढ़ने वाली है और कूटनीति के माहिर प्रधानमंत्री नेपाल से एक बार फिर पुराना रिश्ता कायम करने में कामयाब होंगे। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि देउबा सरकार को संसद में विश्वास मत हासिल करना है। नेपाल में अस्थिरता का दौर है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का उस पीपल के पेड़ पर नेपाली प्रधानमंत्री के साथ जल चढ़ाना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। दरअसल 2014 में इस पीपल के पेड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक
भारत नेपाल रिश्ते के सिंबल के रूप में नेपाल भेजा था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को आपने भी सुना होगा कहते हुए कि जो पौधा 2014 में लगाया गया था वो नेपाल और भारत की रिश्ते की तरह बड़े वृक्ष का रूप ले रहा है। हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि नेपाल के साथ हमारा पुराना प्रगाढ़ रिश्ता कायम रहे। इसमें ही दोनों देशों की भलाई है, क्योंकि जिस तरह का नेपाल की युवा पीढ़ी में भारत विरोधी भावनाएं लगातार बढ़ाने में ओली सरकार कामयाब हो गई थी, ये भारत के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे देश की सियासत की। अगला लोकसभा चुनाव सारे सियासी दलों के लिए काफी मायने रखती है। क्या कहती है ग्रहों की चाल? कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। पंडित दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। बीजेपी भी अपने मिशन 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में अभी से जुटने जा रही है। दरअसल मोदी सरकार 30 मई को अपना कार्यकाल का 8 साल पूरा करने जा रही है और एक बार फिर केंद्र की सत्ता पर काबिज होकर बीजेपी हैट्रिक लगाने की मूड में नजर आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो लोकसभा चुनाव में काफ़ी वक्त है, फिर आखिर इस मुद्दे पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल सियासी गलियारे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की तैयारियों को लेकर के मंथन का दौर चल रहा है। समझिए बात को। राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ। नए सिरे से कांग्रेस को मजबूती देने के लिए कवायद अभी से शुरू कर दी गई है। जल्दी ही बीजेपी का भी चिंतन शिविर गुजरात में होने जा रहा है। कांग्रेस के सामने संघर्ष है सियासी समर में बीजेपी को शिकस्त देने की। बीजेपी की कोशिश ये है कि केंद्र की सत्ता को कैसे बचाए रखा जा सके। वैसे कई मुहिम बीजेपी इस मिशन 2024 को लेकर अभी से शुरू करने जा रही है, जिससे विरोधियों की रणनीति को करारा जवाब दिया जा सके। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए इन कार्यक्रमों को। बीजेपी मिशन 2024 की शुरुआत करने जा रही है 30 मई को, यानी मोदी सरकार जो 8 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है 30 मई को, तो इस दिन से बिल्कुल एक्शन के मोड में पूरे बीजेपी संगठन और उनके कार्यकर्ता नेता पूरे देश में नजर आने वाले हैं। 30 मई से 15 जून तक 8 साल सेवा सुशासन कार्यक्रम चलाया जाएगा। 1 जून से 13 जून गरीब कल्याण जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के 98 अलग अलग संगठन हैं जो इन जनसभाओं के जरिए लोगों के बीच में जाने की कोशिश करेंगे। 1 जून से 15 जून तक रिपोर्ट टू नेशन महाअभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीजेपी के तमाम मंत्री, कार्यकर्ता, नेता जहां जहां राज्य में उनकी सरकार है, जहां सरकारें नहीं हैं, वहां संगठन के लोगों के बीच जाएंगे और 8 साल में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उससे जन जन को बताएंगे, उनमें जागरूकता लाएंगे, उनको बीजेपी से जोड़ने की विशेष मुहिम चलाएंगे। दरअसल ये सारे कार्यक्रम बीजेपी ने इस मकसद से शुरू करने का मन बनाया है जिससे जनता के बीच जाकर बीजेपी की अलख जगाई जा सके। देश भर में विरोधी दल बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से बीजेपी को घेरने की मुहिम में लगे हैं। समय समय पर कई सियासी दल सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं इस मुहिम को शुरू करने की तैयारी किया है विरोधी दलों ने। देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी के रूप में अभी कांग्रेस को ही माना जाता है। राजस्थान के शिविर में आपने सुना होगा कि सांसद राहुल गांधी ने किस तरह से संघर्ष का ऐलान किया है। बीजेपी पर शुरुआती दौर से सांप्रदायिकता भावना भड़काने का भी आरोप विरोधी दलों की ओर से लगाया जाता रहा है। अब देश में इस तरह के खड़े किए जा रहे माहौल का काट करना बीजेपी के अगले मिशन के लिए बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि संगठन से लेकर राज्य सरकारों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग खुद पीएम मोदी और शाह करते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का यूपी के सारे मंत्रियों से मुलाकात करना और फिर सुशासन का पाठ पढ़ाना, ये सब अगले मिशन की तैयारियों का ही हिस्सा है। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री को हटाए जाना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी चर्चा तेज है कि वहाँ जो हालात बने थे रामनवमी जुलूस के बाद, तमाम तरह की गतिविधियाँ वहाँ आई थी, बुलडोजर के जरिए जो एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश की गई थी, उनको भी हटाए जाने को लेकर के मंथन का दौर चल रहा है। मिशन 2024 को फतह करना, ये शाह और मोदी की जोड़ी का एक बड़ा लक्ष्य है। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से शाह और मोदी ने बीजेपी को एक ऐसे सियासी दल के रूप में स्थापित कर दिया है जिसके लिए ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है, और बीजेपी की जीत की बड़ी वजह भी इस रणनीति का ही परिणाम माना जाता है। सारे संगठनों और सरकार के बीच बेहतर तालमेल को लेकर कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। अभी तक इस रणनीति का परिणाम बीजेपी के लिए काफ़ी फलदायी रहा है, और अब 30 मई से फिर पूरा संगठन जनता के दरवाजे पर जाकर कमल खिलाने की मुहिम में जुटने वाला है। चुनाव में बेशक वक्त हो, लेकिन सियासत में ऐसे मुहिमों की चर्चा तो आपसे बनती ही है। मजबूरी होती है ब्रेक लेने की, क्या करें, लेना ही पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, यूं गया और यूं आया, फिर बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की। जारी सर्वे को लेकर क्या कुछ अपडेट है, आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। हेलो सर, योर कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड। व्हाट द हेल? ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है। अखिल, बाटला, अदिति, राणे मिलिए 4 होनहार काबिल साइबर क्राइम एक्सपर्ट। ये टीम मुश्किल से मुश्किल कोड करे ब्रेक। आईपी एड्रेस ट्रेस हो चुका है। ये तो कोई मनी एक्सटॉर्शन का मैटर लग रहा है। We want them to make a tiny mistake so that we can nab them. तुम्हें मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिया था नू। मुझे इस बंदे की एक एक मोमेंट की रिपोर्ट चाहिए। ये फ्रॉडस्टर बड़े चालाक होते हैं, पर इनकी हर चालाकी को जो मात दे दे उन्हें साइबर सिंघम कहते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या कुछ हासिल हुआ है वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में। 3 कोर्ट कमिश्नरों की देखरेख में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इसके पहले मैंने बताया था कि आखिर इस मस्जिद को लेकर क्या कुछ विवाद है। कब राखी सिंह और उनके जो 4 साथी महिलाएं थी, उन्होंने गौरी श्रृंगार की पूजा अर्चना के लिए निचली अदालत में सिविल वाद दायर किया था। मांग की गई थी कि पूजा अर्चना और मस्जिद परिसर में सर्वे कराकर माकूल फैसला देने की। शुरुआती दौर में बड़ा बवाल हुआ, उस बवाल पर हमने आपसे विस्तार से चर्चा किया था। बाद में अदालत की सख्ती से सब कुछ पुलिस बल के साये में संपन्न हो गया। मंदिर और मस्जिद पक्ष के लोगों के साथ जाकर कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे का काम 3 दिन चला। वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, तमाम तरह की तस्वीरें खींची गई। इस बीच मंदिर पक्ष की बाछें खिली हुई हैं। वो इसलिए कि इस परिसर के एक बंद कमरे में एक बड़ा सा शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। अदालत ने जो आदेश दिया है, इस पूरे मामले को लेकर इस बात की पुष्टि भी हो गई है
कि किसी एक बंद कमरे में शिवलिंग का कुछ अवशेष या बड़ा शिवलिंग मिला होगा, क्योंकि अदालत ने कहा है कि उस शिवलिंग परिसर को सील कर दिया जाए, किसी को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी जाए। यूपी के पुलिस महानिदेशक और स्थानीय जिलाधिकारी को उस जगह की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी अदालत ने तय कर दी है। अब इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से सर्वे का विरोध करने संबंधी याचिका दाखिल की गई थी, देश के सुप्रीम अदालत ने उस पर भी सुनवाई करने में हामी भर दी है। कल उस पर सुनवाई होनी है। जाहिर सी बात है, मामला अदालतों के बीच में है, लेकिन इन सब के बीच सियासतदान भी भरपूर सियासत करने में जुटे हैं। जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो इस तरह के माहौल का विरोध कर रही हैं, जबकि हिंदूवादी संगठन और याचिकाकर्ता के चेहरे पर खुशी है। हिंदू पक्ष कहता है कि परिसर में शिवलिंग के अवशेष मिले हैं। मस्जिद पक्ष एक सिरे से नकार रहा है इस बात को कि वहाँ कुछ भी इस तरह का साक्ष्य नहीं मिला है। फिलहाल अदालत के सामने 17 मई को रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, जो तस्वीरें ली गई हैं, इन तमाम चीज़ों को अदालत के पास पेश किया जाना है। अदालत क्या फैसला देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। सुप्रीम अदालत सुनवाई के दौरान क्या कुछ व्यवस्था देती है, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन इन सब के बीच जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है सांप्रदायिक तनाव की, उसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि अदालत का जो फैसला आएगा वो अपनी जगह है। मेरा तो ये मानना है कि अदालत का फैसला मानना हम सब की जिम्मेवारी है, लेकिन इसके जद में किसी भी तरह से माहौल ख़राब ना होना चाहिए, क्योंकि देश और समाज का माहौल अगर ख़राब होता है तो उसे कतई बेहतर नहीं कहा जाएगा। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे देश में जारी भीषण गर्मी की। विकास का ये कैसा मॉडल है जो इकोसिस्टम के लिए आज खतरा बनता जा रहा है। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। तो चलिए बात कर ले देश में जारी भीषण गर्मी की। इन दिनों देश में एक के बाद एक पारा नया रिकॉर्ड बना रहा है। अप्रैल महीने से ही कई राज्यों में तापमान नया कीर्तिमान बना रहा है। आप भी खबर पढ़ते होंगे, लगातार ये मामला सुर्खियों में है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने मुद्दे में इस टॉपिक को क्यों शामिल किया। पूरे विश्व में ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर चर्चा आज से नहीं, बल्कि हमें लगता है कि 10-20 साल पहले से हो रही है। कई इंटरनेशनल मीटिंगें हुई, कई अलग अलग जो विश्व संगठन हैं उनके फोरम पर कई प्रस्ताव इसको लेकर के पारित किए गए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सारे देशों को मिलकर पहल करनी चाहिए। एशियान से लेकर नाटो से लेकर यूएनओ तमाम मंच पर विकसित और विकासशील देश आमने सामने आए। विकसित देशों ने विकासशील देशों पर इसका पूरा ठिकरा फोड़ दिया। विकासशील देशों ने विकसित देशों पर आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन परिणाम अभी तक बहुत खास नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कई देशों ने बिगड़ते इकोसिस्टम को बिगाड़ने से बचाने के लिए कुछ बेहतर काम किए, लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अब देखिए
देखिए आज के तापमान पर एक नज़र डालिए, बहुत चौंकाने वाला है ये। और हमें लगता है कि अगले 2-3 दिनों तक यही हालात रहने वाले हैं। हालांकि आसमान में जब बादल आ रहे हैं तो थोड़ी राहत जरूर मिल रही है कि संभवतः बारिश हो जाए और इस भीषण गर्मी से निजात भी मिल जाए। कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। अब देखिए 20-30 साल का रिकॉर्ड कैसे टूट रहा है। दिल्ली में तापमान कभी कोई सोचा नहीं होगा 49 डिग्री सेल्सियस के पार है। यूपी का बांदा तप रहा है, वहाँ जो तापमान है वो 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया है। पंजाब के लुधियाना जालंधर में करीब 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान रह रहा है। यूपी के ही झांसी में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार है। राजस्थान के बीकानेर में 49 डिग्री। कल तो ये भी बताया गया कि वहाँ जो पारा है वो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया। आंकड़ा बहुत लंबा है, लेकिन कुछ मैंने उदाहरण आपके सामने रखे हैं। यानी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। वैसे तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस बार जहां मैं बैठा हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अप्रैल में ही करीब 14-15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मई में तो हालात और ख़राब हो गए। दरअसल गर्मी में पारे का ये तेवर हमारे विकास के नाम पर तबाह हो रहे इकोसिस्टम का ही संकेत है, जो चेतावनी भी है कि अगर हम अपने इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हुए विकास के अंधे दौड़ में शामिल होंगे तो फिर परिणाम इस तरह का भुगतना ही पड़ेगा। आपने वो तस्वीर राजस्थान की जरूर देखी होगी, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के कुछ जवान इस तपती गर्मी में बालू से पापड़ सेक रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है बीकानेर में पारा आधी सेंचुरी मार चुका है, यानी 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। जो खड़े पेड़ हैं सूखे, उनमें आग खुद से लगने लगी है। संभल जाइए। अगर समय रहते हर एक इंसान नहीं जागा तो फिर तबाही के मंजर को देखने के लिए तैयार रहिए। इस विकास के अंधे दौड़ में फॉरेस्टेशन जैसे मुहिम को गति देनी ही होगी। विकास की योजनाओं के बाढ़ में हमें अपने पर्यावरण को बचाना ही होगा। चलिए आपको छोड़ जाते हैं आज के इन मुद्दों के साथ, फिर मिलेंगे कुछ और बड़े मुद्दों के साथ। आप अपना फीडबैक हमारे फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर जरूर दें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।